नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक संगदार आपका फिर से स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और इसी क्रम में ये आज हमारी अगली वीडियो है। इससे पहले हम पुर्तगालियों के आगमन से लेकर प्रथम कर्नाटक युद्ध तक कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देखें, और कहीं ना कहीं ये सारी वीडियोस एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को भारत की उस समय की परिस्थिति पर फोकस करना चाहूंगा, जैसी तत्कालिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां भारत में मौजूद थीं। देखिए, 1707 में क्या होता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से होने लगता है और एक के बाद एक राजाओं में परिवर्तन होते हैं। जो मुगल गद्दी थी वो एक तरीके से खेल बन गई थी, कभी कोई बादशाह बन जा रहा था, कभी कोई बादशाह बन जा रहा था। उसी चीज का फायदा उठाकर जो मुगल साम्राज्य, जो कि विभिन्न प्रोविंसेस प्रांतों में विभक्त था, वहां के जो रूलर थे, वहां के शासक जो नियुक्त किए थे मुगल बादशाहों ने, वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। और हालांकि उन्होंने मुगल जो गद्दी थी उससे अपने आप को अलग नहीं माना, लेकिन जिन क्षेत्रों में, जिन प्रांतों में वो शासन कर रहे थे, वहां उन्होंने एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। इन्हीं प्रोविंसेस में से एक प्रोविंस हुआ करता था हैदराबाद। हैदराबाद के अंतर्गत एक एरिया हुआ करता था कार्नेटिक। उस सूबा, जो प्रोविंसेस थे वो विभिन्न सूबों में डिवाइडेड हुआ करते थे, तो इसमें एक सूबा हुआ करता था कर्नाटक। इसी हैदराबाद प्रोविंस और कर्नाटक सूबे के उत्तराधिकार की लड़ाई ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध है। आइए अब देखते हैं किस तरीके से। देखिए, जब हैदराबाद के निजाम जो थे उस समय हुआ करते थे आसफ जहां, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और इन्होंने एक आसफ जाही डायनेस्टी है उसकी शुरुआत की थी। ये आप मैप में यहां पर देख सकते हैं, ये पूरा निजाम का क्षेत्र यहां पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा निजाम का क्षेत्र है। तो हैदराबाद के निजाम कौन हुआ करते थे? आसफ जहां। और उस समय कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे सादतुल्ला खान फर्स्ट। सादतुल्ला खान फर्स्ट ने जो था वो नव्यस डायनेस्टी की शुरुआत की थी, और इनका जो क्षेत्र था वो बेसिकली ये कार्नेटिक रीजन हुआ करता था। ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, वे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के मध्य का जो रीजन कहलाता है वो कार्नेटिक रीजन कहलाता है। अब क्या होता है कि जो सादतुल्ला खान प्रथम होते हैं उनका कोई पुत्र नहीं होता है। जब उनके कोई पुत्र नहीं होता है तो वो अपने भाई गुलाम अली के बेटे को गोद ले लेते हैं, जिसका नाम होता है दोस्त अली। ये दोस्त अली 1732 से लेके 1740 ईस्वी तक कार्नेटिक जो क्षेत्र है उसका नवाब रहता है। परंतु 1740 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका जो पुत्र है सफदर अली खान, वो कर्नाटक का नवाब बनता है। और इस सफदर अली खान का दामाद था चंदा साहिब। अब क्या होता है कि एक षड्यंत्र के तहत सफदर अली खान की 1742 में मात्र 2 वर्ष का एक छोटा सा कार्यकाल था, इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। और चंदा साहिब जो हैं उन्हें मराठे उठाकर ले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कर्नाटक की नव्यस डायनेस्टी थी उसके सामने उत्तराधिकारी की एक समस्या खड़ी हो जाती है। परंतु सफदर अली खान का एक पुत्र होता है जिसकी आयु बहुत ही कम 2 या 3 वर्ष रही होगी। 2 या 3 वर्ष रही होगी इस बच्चे की आयु। सादतुल्ला खान द्वितीय नाम से क्या होता है, गद्दी पर बिठाया जाता है। हालांकि जो निजाम थे हैदराबाद के आसफ जहां, वो इस बात का समर्थन करते हैं कि भाई जब चंदा साहिब को मराठे उठाकर ले गए हैं और आपका अन्य कोई वंशज इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है, तो सादतुल्ला खान द्वितीय को ही गद्दी पर बिठा दीजिए। और समस्या ये थी कि भाई राजकाज कैसे चलेगा कर्नाटक का, तो वो एक संरक्षक जो है वो अनवरुद्दीन नाम के संरक्षक को नियुक्त कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वो छोटा सा बच्चा था और कहीं ना कहीं अनवरुद्दीन जो थे उनके दिमाग में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत प्रबल थीं, तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे की हत्या करवा देते हैं और खुद कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। अब ये है क्या, अनवरुद्दीन। और यहां मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया चंदा साहिब और डुप्ले। अब इस पिक्चर में एक दूसरे में क्या रिलेशन है, देखिए मैं बताता हूं। जो अनवरुद्दीन थे वो 1744 में कर्नाटक के नवाब तो बन जाते हैं, परंतु 1748 के आसपास हम देख चुके हैं जो बैटल ऑफ सेंथम हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, डुप्ले और अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां के मध्य बैटल ऑफ सेंथम होता है, जिसमें अनवरुद्दीन की 10,000 की सेना को डुप्ले पराजित कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दोनों के मध्य क्या हो जाती है, इसका मतलब इन दोनों के मध्य एक दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है,
और उधर क्या होता है कि 1748 में मराठे जो हैं वो चंदा साहिब को अपनी कैद से आज़ाद कर देते हैं। अब जब चंदा साहिब यहाँ आते हैं तो हमने पीछे अभी एक मैप देखा था, अनवरुद्दीन यहाँ पे नवाब बने बैठे हैं जो कि संरक्षक थे, और ये पूरी डायनेस्टी गुलाम अली ख़त्म, दोस्त अली ख़त्म, सफदर अली ख़त्म, इन्हें मराठे उठा के ले गए थे नव्यस डायनेस्टी को। इधर सादतुल्ला खान ख़त्म। तो नव्यस डायनेस्टी के अंतिम वारिस जो एक अगर देखा जाए तो कौन बचे हुए हैं यहाँ पर, चंदा साहिब बचे हुए हैं। लेकिन तो नवाब किसे बनना चाहिए, चंदा साहब को। लेकिन जब चंदा साहब मराठों की कैद से छूट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि नवाब कौन बने बैठे हैं, कर्नाटक के नवाब बने बैठे हैं अनवरुद्दीन। तो ऐसी कंडीशन में चंदा साहब जो है वो किसके दुश्मनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, अनवरुद्दीन के। तो अनवरुद्दीन के दुश्मन को हम 1748 में देख चुके हैं कि बैटल ऑफ सेंथोम हुआ था 1748 में, जिसमें डुप्ले ने किसे पराजित कर दिया था, अनवरुद्दीन को हरा दिया था। ऐसी कंडीशन में चंदा साहब जो है वो डुप्ले को जाके ज्वाइन कर लेते हैं। किस लिए, ताकि डुप्ले की सहायता से वो कर्नाटक के नवाब बन सके। दूसरी तरफ एक और घटना घटती है, ये तो था कार्नेटिक क्षेत्र, इस पे हमने चर्चा करी। लेकिन उधर हैदराबाद में भी क्या होता है कि 1748 में जो हैदराबाद के निज़ाम हुआ करते थे आसफ जहां, इनकी डेथ हो जाती है, ये खत्म हो जाते हैं। और ये अपना उत्तराधिकारी अपने बेटी के पुत्र मुजफ्फर जंग को घोषित कर जाते हैं। हालांकि इनका एक पोता बेटा होता है नासिर जंग। नासिर जंग क्या है, इनका बेटा है, लेकिन ये नासिर जंग को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते। इसके पीछे कारण ये था कि 1740 में जो नासिर जंग ये आपको दिख रहा है, ये बहुत ही सूट-बूट वाला लौंडा था, और इसने क्या किया कि क्यों मैं पिताजी से अपने पैसे मांगू अपनी ऐश के लिए, अय्याशी के लिए, मैं पिताजी को ही खत्म कर देता हूँ और क्या कर जाता हूँ, निजाम बन जाता हूँ। तो इन्होंने 1740 में इनकी हत्या का प्रयास किया था, और ये बहुत ही योग्य शासक, बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति था। इसने क्या किया, इसे मार मार कर भगा दिया, और अपने जीते जी अपनी जो निज़ाम था वो किसे घोषित कर दिया, मुजफ्फर जंग को घोषित कर गया ये। ठीक है, अपने बेटे को नहीं बनाया बल्कि अपने बेटी के पुत्र को बनाया। अब क्या होता है, तो इसी क्रम में अब यहाँ पे एक कहानी घटती है कि अनवरुद्दीन जो होता है वो नासिर जंग का समर्थन कर देता है, बोले नासिर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दीजिए। ठीक है, नासिर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दीजिए। जबकि जो आसिफ जहां है वो किसे घोषित कर गए हैं, मुजफ्फर जंग को। ठीक है, तो अनवरुद्दीन और नासिर जंग एक टीम में आ जाते हैं, मुजफ्फर जंग अकेला रह जाता है। तो मुजफ्फर जंग क्या करता है कि मुजफ्फर जंग अनवरुद्दीन के दुश्मनों को, इसके दुश्मनों को ढूंढ रहा है। तो इसका दुश्मन कौन है, ये पहुंच जाता है चंदा साहिब के पास। ठीक है, बोले आप ऐसा है कि मेरी सहायता करिए और मुझे हैदराबाद का निजाम बनाइए, मैं आपकी कर्नाटक के नवाब बनने में सहायता करूंगा। ये एक पूरी साइकिल है। ठीक है, फिर से समझेंगे हम यहाँ पे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो कि जो अभी नवाब वाली सीरीज थी उसमें नवाब किसे बनना चाहिए था, नवाब बनना चाहिए था नासिर जंग को, क्योंकि ये इसका बेटा था। परंतु इसने आसिफ जहां की हत्या का प्रयास किया, इस वजह से आसिफ जहां ने अपना उत्तराधिकारी मुजफ्फर जंग को घोषित कर दिया। लेकिन जो अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन ये कहता है कि मैं नासिर जंग का समर्थन करता हूं। ठीक है, तो नासिर जंग और अनवरुद्दीन एक टीम में आ जाते हैं, जबकि मुजफ्फर जंग अकेला रह जाता है। अब ये क्या करता है कि ये इसके लिए किसके पास जाता है, चंदा साहब के पास, बोले सर मेरी हेल्प करिए और मुझे हैदराबाद का निजाम बनाइए। क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो चंदा साहब है और डुप्ले की दोस्ती पहले ही हो चुकी है। क्यों, क्योंकि जो डुप्ले था उसने अनवरुद्दीन को किसमें, बैटल ऑफ सेंथोम में पराजित कर दिया था। तो इस वजह से इनके मध्य क्या है, एक लड़ाई है। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, एक टीम बन जाती है, किस किस की, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और डुप्ले की। उधर अनवरुद्दीन और नासिर जंग में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब ये देखते हैं कि नासिर जंग और अनवरुद्दीन के खिलाफ जो टीम है, इसके खिलाफ डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व कर रहा है, तो ब्रिटिश कंपनी जाकर इन दोनों को ही ज्वाइन कर लेती है। और इस तरीके से ये दो टीम्स क्रिएट हो जाती हैं जिनके मध्य कर्नाटक के युद्ध शुरू होता है। तो ये तो थी कर्नाटक की बैकग्राउंड, कर्नाटक वॉर की बैकग्राउंड। इससे अगली वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा पूरा कर्नाटक युद्ध। इस बैकग्राउंड को समझने के लिए आप चाहें तो अपना पेन पेपर लेकर ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस पूरी बैकग्राउंड को समझने में मदद मिलेगी। आप किसी भी बुक में, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, आप कोई और भी बुक पढ़िए, या किसी और भी चैनल पर देखेंगे, इस तरीके से जो आपका कर्नाटक वार है वो बिल्कुल नहीं समझाया गया और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। तो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये सब जो कंटेंट है आपको प्रोवाइड किया है एक बैकग्राउंड के रूप में,
अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका पूरा जो सार है, किस तरीके से ये शुरू हुआ और किस तरीके से खत्म हुआ। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।